ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। बहुत जबरदस्त हुआ है। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुआ उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। नक्सलियों को भी काफी नुकसान हुआ हो। वेपन्स के लूटने की पूरी जानकारी तो नहीं आई है, पर चूंकि शहीद हो चुके हैं लोग और हमारी फोर्स बाद में पहुंची है, तो ऐसा आशंका है कि वेपन्स भी लूटे गए होंगे। पहाड़ियाँ इतनी हैं कि अगर 15 मीटर दूर पे होंगे तो आप दिख नहीं सकते हैं। ग्रामीणों का शील्ड बना करके उनके घरों को यूज करके वहाँ से फायरिंग की गई। महिलाओं की भी संख्या थी, लेकिन निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि कितनी थी। हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो ये एक किस्म की बर्बरता है। सबसे पहला काम तो इनको पकड़ के सजा देने का। कब तक आप ऐसे चोट खाते जाएंगे? कब तक हम अपने जवानों की बलि देते रहेंगे? कोई इस पर जो है कड़ा स्टेप लेना चाहिए, कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई हो करनी चाहिए। उसमें जो भी हो प्रक्रिया जो भी करना है हमारे सिपाही करेंगे, जहां तक संभव होगा फाइनल करेंगे। Deeply pained over the loss of our brave hearts during an encounter with the Naxalites at Sukma in Chhattisgarh. This is a classic case of Naxalites indulging in mindless killing. Naxalism is anti-development and does not have a place in democratic society. Stringent action will be taken to bring the culprit to justice. घटना बड़ी है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मैं एक चुनौती भी मानता हूँ। विकास कार्यों में वो बाधा पैदा कर रहे हैं नक्सली, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बहुत ही विडंबना है क्या। नया मेरा बेटा अस्पताल में पड़ा है, घायल हुआ नक्सलियों की लड़ाई में, और मैं बहुत तड़प रही हूँ। सारा गांव दुआ मांग रहा है। मुझे अपने बेटे पर बहुत नाज है। मेरा बहुत नेक नियति का इंसान था। वो उसकी इच्छा यही थी कि मैं सीआरपी में अभी उसमें मिलिट्री में जाकर के देश सेवा करूं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स और कार्यक्रम में सबसे पहले हम नमन करना चाहेंगे उन वीर जवानों को, उनके परिवारों को जो देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर झुक जाता है। दोस्तों, जब हम अपने इन मार्टर्स को याद करते हैं दिल दुखता है, लेकिन दिल में गर्व होता है और ये विश्वास होता है कि अब भी हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए मातृभूमि जो है वो सर्वोपर है। आप सबको हमारा सलाम ऑन संदेश टू सोल्जर्स। और आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है सभी शहीदों के नाम, उनके परिवारों के नाम, और एक ऐसे ही जांबाज फाइटर पायलट हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप तैयार हैं? अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना
वेलकम टू संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं अमित और अनूप के साथ दोस्तों, और ऑलरेडी मनीष आपको पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम है ना संदेश टू सोल्जर्स, ये एक और ही लेवल का होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच हैं बादलों के या कहूं आसमान के शहंशाह एयर मार्शल डेंजिल कीलर, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र एंड कीर्ति चक्र। Well, touch the sky with glory. That's the motto of Indian Air Force. And our guest today is somebody who was commissioned into the Air Force on 6th of November 1954, Air Marshal Keeler. Pleasure having you with us on Akashvani. Thank you for inviting me. I'm very proud to be here, and I'm willing to share my experiences with you. How has been the journey all these years? Very exciting, very adventurous, very dangerous, but in the end, very fulfilling. But tell us, what's life like in the cockpit of a fighter jet? It's a passion. Oh. It's obsession. You don't think of your wife, girlfriend, anything. Oh. The cockpit is full of instruments and gadgetry, and the first thing you have to learn that you have to manage it all together in one go. जी. So that's why a pilot, when you see him in ordinary life, you find he's used to doing 3-4 things at the same time. जी जी. So when I'm in my new civil job, I'm doing the same thing and getting everybody confused because they couldn't understand my own ethos and culture, which has evolved over the years. जी जी. एयर मार्शल कीलर, यहाँ पर एक चीज़ मेरे मन में आ रही है कि आपकी जो बैकग्राउंड रही बहुत ही एकेडमिक रही। आपके जो फादर थे वो हेडमास्टर थे एट सेंट फ्रांसिस इन लखनऊ, और आप भी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। तो ये एयरफोर्स जब आपने ये एक्सप्लोर्ड की न्यूज़ उनको कि आई एम गोइंग टू जॉइन द एयरफोर्स, क्या रिएक्शन था? The first point is that my father was an intellectual in English, and we always got PF, it means just about passed in English. But in mathematics we got A's. So that's how we got through in life. In those days, I'm talking 47, before your fathers perhaps were not even born. In those days, sports was everything. Like British culture was there. So since I used to come first, and my brother and I used to take all the sports, athletic events, cricket, football, hockey, rugby, everything. So we felt that is enough for us to get 60% and get through. तो आपका टारगेट बस 60% था। उससे भी कम था। लेकिन अच्छी बात ये थी एयर मार्शल कि प्रतिशत कितने भी आए, जब आप अपने पापा मम्मी के पास जाते थे और आप कहते थे मुझे खेल खेलना है, तो आपके फादर साहब इनकरेज करते थे। Only he said play games and damn the rest. That was his attitude. And you were good in all sports, whether it was hockey, cricket. Yes. And you loved hitting sixes. Even the records, the La Martiniere, if you go today, you'll see the mile record. I'm holding the record over there. और जब आप ले मार्टिनियर में थे और उसके बाद जब अकेडमी में आप वायुसेना का प्रशिक्षण लेने भी गए, आप बेस्ट स्पोर्ट्समैन चुने गए थे। Yes, I have shown you that picture also. So there also, in fact, I also benefited because I dodged the parade. Since I was busy with playing games in the evening, so the staff said you were very busy playing good hockey and football, no need for you to attend parade. So when the final passing out came, they saw me so bad they threw me out of the parade. This is one of my memories of that place. एयर मार्शल कीलर, अगर आपसे बात की जाए 1965 के इंडो पाकिस्तान युद्ध की, तो यहाँ पर ये जो युद्ध था 1965 का, ये आपके लिए बहुत इवेंटफुल रहा। तो बहुत सारी चीजें हुई, उनके बारे में आप हमारे लिसनर्स को कुछ बताएंगे? पहली बात यह है कि हम हिंदी ठीक से नहीं बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी आ गया। बहुत एक्साइटिंग चीज़ है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं लड़ाई के लिए, ट्रेन करते हैं लड़ाई के लिए, और जब आप लड़ाई सच में आता, फिर वही बात है, सब चीज़ भूल गया और आगे दुश्मन का, सिर्फ दुश्मन का है जी। तो जब 65 लड़ाई थे, वहाँ हम अम्बाले में थे और हम लोग को बुलाया गया जी। तो हम लोग बिगर लगेज लेके भागे, जहाज में लेके चढ़ गए और आगे बेस में चले गए, आदमपुर पठान को। पता नहीं माय वाइफ ने क्या किया, मगर उससे चला गया और घर खुला हुआ, घर बिल्कुल खुला हुआ। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद जब आदमपुर में गए, आप तैयारी हो जाए लड़ाई के लिए, और अभी कुछ हम लोग जीतना है। सोल्जर कैनॉट इमेजिन एनीथिंग एल्स, देयर इज नो अदर ऑप्शन, इसलिए पूरा दिल पूरा जोश लगाना पड़ता है इस बात में। और पाकिस्तान उस समय में काफी तगड़ा था जी, बहुत तगड़ा था, क्योंकि एट पीक ऑफ द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री 65 में जी। तो इसीलिए वो हमारे लिए काफी चैलेंज था। हम लोग बेचारे नैट हम लोग कभी चलाए नहीं, नैट एयरक्राफ्ट थे जी जी। तो हम पहले आदमपुर में गया, फर्स्ट 2nd तारीख को, मैं हमारा भैया उसने पठानकोट गया,
3 तारीख को लड़ाई हो गया और पहले सेबर उसने गिरा दिया। तो ये जो पहला हिस्ट्री था 3 सितंबर को आपके छोटे भाई ट्रेवर कीलर ने फर्स्ट हरा दिया। जब तक लड़ाई शुरू, उसके बाद काफ़ी लड़ाई शुरू हो गया और हम लोग काफ़ी चीज़ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द एयरफील्ड, प्रोटेक्शन ऑफ द आर्मी। बट हमारी लड़ाई में आर्मी का सपोर्ट हमारा फेवर करते हैं। स्ट्रैटेजी होता था कि पहले उनको ठीक करो। हम लोग वो पुराना ओल्ड फैशन टैक्टिक था, आज का आर्मी को सपोर्ट करो। तो इसी तरीके से हम लोग काफ़ी आर्मी को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उसी समय में हमारा भी लड़ाई हो गया। पर थोड़ा बताइए, जब आप 19 सितंबर को लड़ाई कर रहे थे, लड़ाकू विमान में थे, आप नेट एयरक्राफ्ट में थे, सामने दुश्मन का साइबर जेट था, तो कैसे ये एयर कॉम्बैट होता कैसे है? ऐसे हुआ कि कॉम्बैट बाद में होता स्ट्राइक कॉल। हमारा आर्मी काउंटर अटैक कर लिया। काउंटर अटैक में उसने पाकिस्तान के अंदर चला गया, छरविंदा, फिलोरा, ये स्ट्राइक फोर्स लाहौर पर जा रहा था। ओके। तो पाकिस्तान बहुत घबराए हो गया उसने कहा, क्योंकि पहले ही से सुबह में डोगराई भी ले लिया था हम लोग ने किचुगल कनाल तक। तो वो उसने टैंक्स भेजे, एयरक्राफ्ट भेजे, इसलिए हमारा आर्मी पर बहुत दबाव हुआ और उसने डिमांड किया कि हमको मदद करो। ओके। तो वही 19 सितंबर में 3-4 बजे हमको बुलाया गया और हमारे स्ट्राइक फोर्स जा रहे मिस्टर वो 8 एयरक्राफ्ट जी, और वो नहीं जा सकते जब तक हम उसको सुरक्षा करते हैं फ्रॉम द एयर। राइट। तो हमारा टास्क था कि उनको एस्कॉर्ट करके जाना है। तो ब्रीफिंग हुआ वहाँ, और हमारा दोस्तें थे और वो फाइटर स्ट्राइक फोर्स कह रहे साहब ठीक से देखो, ये तमाशा नहीं चलेगा। जी जी जी। और हमने कहा फिक्र ना करो, हम हैं वहाँ। क्या बात। और हम लोग सोचे कि भाई लड़ाई होने वाला है, क्योंकि वहाँ से रिपोर्ट्स आ रहे थे। जी जी। तो इसलिए जब स्ट्राइक फोर्स जगह हम आगे चले गया। जब हम खटुआ में रॉन्डेवू किया जी, वी वर फ्लाइंग एट 100 फीट, 500-400 माइल्स an hour, 500 माइल्स an hour। जी जी। तो हम आगे हो गए और हमने कहा हमको स्वीपिंग हो रहा है, साफ कर देंगे और तुम पीछे आके लगा। ओके। तो हम लोग आईपी पर गए के घूम गया। जब हम देखा धूल फूल गया और हम देखा बहुत टैंक्स जा रहे थे पाकिस्तान के है, क्योंकि दे वर गोइंग वेस्ट टू ईस्ट। यस। तो हमने कॉल कर दिया कि दिखाई दे रहे हैं, तो उसने कहा हाँ दिख रहा है। हाँ, तो हमने कहा तुम जरा, तो उसने राइट को टर्न किया तो अटैक होना है। और उसके बीच में हम चले, वहाँ सेबर देख लिया। हाँ। 2 ऊपर था, 2 नीचे था। तो हमारे नंबर 3 था सब सेक्शन, हमने बोला तुम उसको जाओ, हम इनको टेक ऑन करेंगे। ओके। तो हम उसके पास चल गया, गन स्विचेस सब लाइव कर दिया और हम उसके ऊपर जाने की कोशिश किया और हमने देखा उसका ड्रॉप टैंक्स थे ना, वो छुड़ा दिया। इसका मतलब है कि हम आपसे लड़ने तैयार है। हाँ। और ये जो भारी चीज है हम निकाल। तो ये कोड होता है, राइट? यस। ओके। तो तब पता लग गया कि अब ये लड़ने वाला, अब ये लड़ाई के लिए और वो देख लिया। हाँ हाँ। और तो हमारी ओर भी खींच गया। हम लोग बिल्कुल 100 फीट के सामने हमारा सामने चला गया। जी जी जी। तो उसके बाद हमारा नंबर 2 था, थोड़ा यंगस्टर था, वो चला ही नहीं पाया, तो हम उसको अलग करके वापस भेज दिया। हम अकेले था। ओके। और वहाँ लड़ाई 2 हो रहा था। हाँ। तो इसके साथ हम लड़ाई शुरू कर दिया। जी जी। हम नीचे जा रहे, वो ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि पैर के वजह से पैर के कीप एट ट्री टॉप लेवल, और हम आई बी सेफ, क्योंकि हम इतना नहीं। तो ये लड़ाई हो रहा था 5-10 मिनट के लिए। और उसके बाद आफ्टर सम टाइम मैंने थोड़ा टैक्टिकल एडवांटेज करा के वो देख नहीं पाया। वंस कॉम्बैट में यू लूज साइट, इधर रहेगा फिनिश्ड। बिल्कुल। हाँ, तो इधर करा, हम देख रहा है। तो हमने कहा ये बच्चा है, तो हम उस पर चढ़ के गोली लगा दिया और धुआं फ्यूल निकला, हम पुल अप कर दिया। उसके बाद अब कपिला की तरफ गए उसका सपोर्ट करने के लिए। जी जी जी। फिर ऐसे हुआ कि फ्यूल खत्म होता, क्योंकि हम डीप इनसाइड पाकिस्तान, क्योंकि इतना समय निकल गया था। हाँ। तो बिंगो कॉल आता, बिंगो मीन्स डिसएंगेज। अच्छा। तो हम लोग दोनों डिसएंगेज करके ईस्टर्ली हेडिंग में जाके हम लोग नीचे थे, बट बटाला का भी चिमनी हम लोग देखते थे। जी, उसका नेविगेशन भी डिडंट हैव न्यू एड्स, पुराना इक्विपमेंट था। जी। और उसी समय तो हमने उनके पूछा कि तुम्हारा नंबर 2 कहाँ है? तो इसने कहा नहीं, हमारे साथ पूछा, चलाया, सबसे बात किया, कुछ नहीं पता लगा। तो हम लोग बेस में लैंडिंग का टाइम मुश्किल हो गया, क्योंकि हम लोग सब फ्यूल शॉर्टेज था, इमरजेंसी लैंडिंग, क्लियर द रनवे। और हम सुन रहा था कि सबको गाली मिल रहा है, निकालो जल्दी निकाल। थोड़ा लड़ाई हो जाता है ना। जी जी। चाहे वो क्लियर कर दिया, हम लोग लैंड करके हमारा टायर बर्स्ट हो गया। तो क्योंकि फ्लैग हैड ओपन अप, और हम सोच रहे थे ये क्या हो रहा है। वो फ्लैग चालू कर दिया। ओके। तो कहीं हम लोग लैंड कर दिया। फिर बाद में 6-7 बजे हम लोग पता लग गया था हमारा मायदेव
वो शॉट डाउन जी, और POW हो गया, और हम तो दोनों काल के आ गया जी, तो हम लोग पहले दफा हम लोग 2-1 स्कोर कर दिया। वाओ। दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं एयर मार्शल डेंजल कीलर, मैं हूं अनूप, मेरे साथ है अमित। और अगर आप यहाँ पर कोई सवाल एयर मार्शल से पूछना चाहते हैं, आपको बता दें बहुत ही आसान सा तरीका है टू बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। टाइप करें RAIN रेन स्पेस दीजिए, लिखिए अपना सवाल, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जिस जगह से हमें सवाल भेज रहे हैं जरूर 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 मेंशन कीजिए और भेज दीजिए 566060 पर। और आप इस कार्यक्रम को सीधा सुन सकते हैं allindiaradio.gov.in पर भी, साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपके मैसेजेस का हमें इंतजार है। आज हम बातचीत कर रहे हैं एयर मार्शल डेंजल कीलर के साथ। बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है। देखो देखो मुझे सैया, बोलो तुमको इकरार है, हाँ है, फिर भी इनकार है, हाँ है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना, बागों में बहार है। छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी, तुमने कहा था मैं 100 दुख सहूंगी, छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी, मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है। फिर भी तकरार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना, बागों में बहार है। बागों में बहार है ये गीत आराधना फिल्म से, और मुझे याद आ रहे हैं डैशिंग हैंडसम राजेश खन्ना जो कि एयरफोर्स में थे। well, आपको वो याद आ रहे होंगे, मुझे तो यहाँ कोई नहीं नजर आ रहा है। दिस जेंटलमैन इन ब्लू, ही इज एज डैशिंग एज एनीबडी कैन बी। और यहाँ पर दोस्तों आपके मैसेजेस हम तक पहुँचने शुरू हो गए हैं। पहला मैसेज जो आया है ये आया है ऑल द वे फॉर गुरुग्राम। अशोक कुमार छाबड़ा जी हैं जो कहते हैं नमस्ते अनूप जी, मुझे अपने भारत देश के एक एक सैनिक पर गर्व है, जय जवान जय हिंदुस्तान। और ये मैसेज जो आया है वो रवि गुप्ता माधेपुरा से लिख रहे हैं, मैं फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ। एयर मार्शल कीलर, व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ फाइटर पायलट? You have to study and work hard as a youngster, then only you will get, because you have to pass a ground examination also. But the main thing is that they send you through a selection board where you have to do physical tests. Acha. And when I started, I came very much lower in the written, but I stood first in the selection board, and then they give you all types of physical tests to see your leadership qualities ultimately, and that's why I scored. So if he wants to go there, he should better study, pass the exam, think of adventure, not of IT and music,
for that period of time and get down to it and let it be a passion and you'll make it. बिल्कुल, यदि एयर मार्शल डेंजल कीलर से आप सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें सीधा मैसेज भेजिए, टाइप कीजिए रेन RAIN, एक स्पेस दीजिए, अपना सवाल, नाम लिखिए और भेज दीजिए 56060 पर। यह अगला मैसेज हरियाणा से है और एयर मार्शल कीलर ये जानना चाह रहे हैं, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न एयर कॉम्बैट? हाँ, वो बहुत अच्छी प्रश्न जी जी प्रश्न है जी, क्योंकि पहले 2-3 साल आप फ्लाई करना सीखते हैं, समझा जी, उसके बाद ऑपरेशनल ट्रेनिंग शुरू होता है ओके, और उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाता अपने साथ में जी, और वो 2-3 साल वो चलता है जी, फिर हम लोग टॉप गन स्कूल को जाता है, टॉप गन स्कूल जैसे टॉप गन अमेरिका में होता जी, इट्स नोन एज TAS टैक्टिकल, हमारा फाइटर ट्रेनिंग स्कूल है ओके, और कहानी है कि हम चूहा को आदमी बना देगा, आई मेक अ मैन आउट ऑफ अ माउस ओके, इतना टफ ट्रेनिंग होता, बहुत टफ होता जी जी, और हम कमांडेंट थे जब हमारा 78 में प्रॉब्लम था ना, हम आई वाज कमांडेंट हो गए। तो ये जो कॉम्बैट ट्रेनिंग है ये सबके लिए कंपल्सरी होती है और इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस? सिलेक्टेड पायलट्स एंड एवरीवन डजंट मेक इट। और आपकी आंखों में जो चमक है ना, दैट प्राइड इन योर आईज, उससे मुझे पता चला यू आर द सिलेक्टेड मैन। यू गेट अ ब्रांड if you are tag D FCL call it fighter combat leader, that's the brand जी। now उसके बाद खत्म नहीं होता, now then you start learning because you're leading and you're getting operational flying जी, तो उसके समय बहुत precious training है, इसलिए हम कहते हैं ladies want to learn flying and all 10-15 साल तो इसी भी लग जाते हैं जी, तो उसका पूरा जीवन निकल जाएगा और लड़का भी चला जाएगा, लेकिन फिर भी लड़के को जाने दो, फिर भी हमें फ्लाइट जो कॉम्बैट है ट्रेनिंग वो जरूर लेनी होगी। अमेरिकन एयरफोर्स जी, दे हैव लेडी पायलट्स, वो बड़ा अच्छे से फाइटर करते हैं। बट एयर मार्शल, मुझे ये जिज्ञासा है कि जैसे अनूप, मैं, आप तमाम सिविलियंस जो श्रोता हैं, हम भी तो हवाई जहाज में जाते हैं जी जी, और जो फाइटर पायलट है, ये आखिरकार फाइटर पायलट और ये ट्रांसपोर्ट प्लेन में फर्क क्या है? फर्क फाइटर पायलट में लड़ने सीखते हैं और ट्रांसपोर्ट आप लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है ना, लॉजिस्टिक सपोर्ट करना पड़ता है और वो भी मुश्किल करना पड़ता है क्योंकि छोटा लैंडिंग स्ट्रिप पहाड़ में करना पड़ता, पहाड़ में फ्लाई करना बड़ा खतरा है जी, तो वो भी काफी खतरा है आजकल। तो हर जगह एक एयरपोर्ट की और एक रनवे की आपको लग्जरी नहीं मिलती है, तब तो बस लेकिन मैं आपके पेरेंट्स की जरूर बात करना चाहूंगा। आप लोग 3 भाई थे, सबसे बड़े डेंजल कीलर और उसके बाद ट्रेवर जिनको भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया, और फिर गॉर्डन। आप कहते हैं कि मैं और गॉर्डन तो मेरे पिताजी की तरह हैं और माता जी की तरह हैं, और ट्रेवल जो है वो फादर साहब की तरह। वो खूब शराब पीता था, सिगरेट पीता था, खूब पार्टी करता था और हम चुपचाप, सब तो पादरी बनने वाला था। हम सेमिनरी में गए थे 1-2 साल के लिए, अच्छा, तो हम थोड़ा सोबर था, हमारा ये फर्क है। मगर लड़ाई के समय वो बड़ा अच्छा से लड़ा, हम भी ज़्यादा अच्छे से लड़ा। तो इनफैक्ट एयर मार्शल कीलर, यहाँ पे एक मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जहाँ पर आपने अपने ब्रदर जो ट्रेवर हैं उनको कहा था फर्स्ट अमंग इक्वल्स, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, हमारे श्रोताओं को प्लीज बताइए। ये है कि सबसे पहला जहाज उसने गिराया था 3 सितंबर, क्योंकि हमारा 3 जहाज फर्स्ट पर गिरा दिया जी, और एयर चीफ सेड आई वांट ब्लड, आई वांट ब्लड, ये टोल्ड अस। तो हम लोग पक्का पैशन वर्क अप होके गए थे जी, तो पठानकोट में गए थे 3 तारीख को, और वहाँ लड़ाई हो रहा था छम में जी, और हम लोग छम के सपोर्ट में हमारे जहाज को गिरा दिया, तो उसके हमने डिकॉय लगा दिया, हमने जहाज ऊंचा भेजा, एक जहाज, और उसके पीछे 6-8 हजार भेजे। और इसको क्या बोलते हैं? डिकॉय। डिकॉय ओके, डिकॉय होता। तो जब पाकिस्तान देखा वो एकदम आ गया ओके, उसके पीछे पता नहीं था कि हमारा पीछे लगा था, तो उसको हम टैक्टिकली ट्रैप कर दिया ओके, तो उसके बाद लड़ाई हो गया, और सबसे पहले जहाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट शॉट डाउन बाय इंडियन एयरफोर्स पायलट हमारा ब्रदर ट्रेवर ने किया था। तो हम लोग को वीर चक्र मिला, काफी लोग को वीर चक्र मिला, बट एक वीर चक्र इज फर्स्ट, दैट इज हिज एब्सोल्युटली, सो फर्स्ट अमंग इक्वल्स। लेकिन जो बात आर्म्ड फोर्सेस में आने की है अनूप, हमने देखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। इनफैक्ट जैसे अभी एयर मार्शल कीलर हमें बता रहे थे दोस्तों कि पूरी फैमिली में इट वाज वेरी क्लियर कि कुछ एडवेंचरस करना है, कुछ ऐसा करना है जो अपने देश के लिए हो, और दैट्स व्हाई द एयर फोर्स। एब्सोल्युटली। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मदन सिंह साहब को, वो अपने पिताजी का जिक्र कर रहे हैं जो कि आजाद
हिंद फौज में थे और फिर उनके बेटे परमिंदर सिंह मदन सिंह का जिक्र करते हैं कि कैसे घर में एक माहौल बना कि उनका भी मन हुआ कि फौज से जुड़ें। मेरे पिताजी ने बोला था, बेटा तुझे फौज में जाना है, वहाँ पर कुछ करके दिखाना है। 1962 में भर्ती हुआ था, मुझे मौका मिला श्रीलंका जाने का। हम जाफना के नजदीक चले गए थे 19 अक्टूबर को। वहाँ पर बड़ा रास्ते के अंदर संघर्ष से बड़ा गोलाबारी और उनका फायरिंग हो रहा था। दूसरा ये था कि मैं उस समय के अंदर घायल हो गया था। घायल होने के बाद में मेरे को पीछे जाने के लिए मना किया, तो मैंने मना कर दिया कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, पूरा काम करूंगा, जो फौज का होना चाहिए करूंगा। तब मैं पीछे जाने से मना कर दिया। पहले मैं प्लाटून की कमांड कर रहा था जिसमें 36 आदमी थे, और जब आर के चतुर्वेदी मेजर खत्म हो गया, ये 150 आदमियों की कमांड करनी पड़ी। और इसके नेतृत्व में मैंने सभी को कार्यभार संभाल करके हर जवान से, हर देशी अंशे से उनको ब्लॉक करके उनके लिए बड़ी बहादुरी के साथ कहा कि बेटो डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ। मेरी प्लाटून में नेक्स्ट प्लाटून हवलदार था, उसको मैंने कहा तू इस प्लाटून का प्लाटून कमांडर बन और मेरे से कोई सलाह हो लेता रहना, मैं तेरे को गाइडेंस देता रहूंगा। मैंने कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन किया और ब्रिगेडियर मंजीत साहब से मैंने बात की। मंजीत साहब ने मेरे को बड़े हौसले और रखते थे, मेरे को मेरे सुनो, उन्होंने आगे करके कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे साथ। जी, मुझे 26 जनवरी को इंडियन आर्मी ने घोषित किया, वीर तक से तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। मुझे इतनी खुशी हुई कि जो आदमी अगर दुनिया के अंदर जिंदा है उसको आर्मी के अंदर आना चाहिए और आर्मी में कुछ करके दिखाना चाहिए। संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम परविंदर है, मैं ऑनरेरी कैप्टन मदन लाल वीर चक्रा का बड़ा बेटा हूं उनका। हमारा गांव बाउटड़ी है, जिला झुंझुनू में है। जब मेरे पिताजी फौज में थे तब उनके साथ ही रहता था। एकदम रॉयल लाइफ थी। उस माहौल में जो बातें होती थी, आदमी के रोए रोए खड़े हो जाते थे। सब लोगों की एक ही तरीके की बात, देश के लिए ये करना, देश के लिए वो करना। मन में भी फौज में जाने की कई बार आई थी और मैंने एनडीए वगैरह का एग्जाम भी दिया था, मैं उसको नहीं कर पाया। एक दिन रात को पिताजी के साथ में घर पे सो रहा था, फिर मेरी मदर 83 में एक्सपायर हो गई थी और मेरा भाई 1.5 साल का था तब मेरे साथ। उस दिन रात को वो मेरे को छोड़ के चले गए थे। रात को हम 10 बजे सोए और सुबह में 3 बजे मेरे को पता चला कि वो तो हम सबको छोड़ के और श्रीलंका के लिए रवाना हो गए। वो 14 महीने हमने बड़े कष्ट में बिताए थे। उस दिन हमको इतनी खुशी हुई जिस दिन राष्ट्रपति ने हमको ये अनाउंस किया कि भाई मेरे पिताजी को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। भारत सरकार सभी सैनिकों का सम्मान भी करती है और जो देश के लिए मर मिटने को तैयार है उनको सम्मान भी देती है। जो जज्बा है देश के लिए मर मिटने के लिए, वो फौजी आदमी में ही आ सकता है। सिर्फ मैं ही अनुभव नहीं करता, जब मेरे पिताजी की राष्ट्रपति के साथ में और वर्दी में जब फोटो देखते हैं तो आज मेरे बच्चे भी ये कहते हैं कि हमें फौज में ही जाना है। ये हमारी जो फैमिली है वो पूरी फौजियों की है। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स अमित और अनूप के साथ। और आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं एयर मार्शल डेंजिल कीलर। और आपके जो क्वेश्चन धड़ाधड़ आ रहे हैं हमारे पास, उससे हमें पता चल रहा है कि आपके मन में कितनी क्यूरियोसिटी है, उनसे कितने सवाल जो हैं आप पूछना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले जो अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको बता दें कि किस तरीके से आप अपने SMS हम तक पहुंचा सकते हैं। टाइप करें RAIN रेन स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस देके नाम लिखिए, जिस जगह से SMS भेज हैं मेंशन कीजिए और भेजिए 56060 पर। और यहाँ पर सर आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, 1978 में आपको कीर्ति चक्र से नवाजा गया और यहाँ पर एक बहुत जेम्स बॉन्ड लाइक स्टंट हुआ था आपकी लाइफ में। आई एम अ जेम्स बॉन्ड फैन इसलिए बोल रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई थी और इनफैक्ट हमारे एक लिसनर है यहाँ पे मुनीश, जिनका मैसेज हमारे पास पहुँचा है और वो कहते हैं कि सर प्लीज़ मुझे बताइए कि जब कॉकपिट में आपके साथ इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं तो आपके जहन में क्या चल रहा होता है, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड? पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई जेम्स बॉन्ड का सिचुएशन नहीं है। नहीं तो अगर जेम्स बॉन्ड का होता तो हम मर जाते। नो ऐसे है कि वहाँ रियलिटी में हमारे लिए नया था। जब 78 हम 40,000 में फ्लाई कर रहे थे, जहाज जामनगर से नासिक ओवरहॉल के लिए ले जा रहा हूँ। ओके 40,000 फुट में कैनोपी चला गया। कैनोपी यानी जो छत होती है? हाँ, छत हो गया, वो उड़ गई, ढीला हो गया। कोई गलती था उसमें। अब वहाँ हवा टेम्परेचर -56 डिग्री है, वहाँ हवा 800 माइल एन आवर हो रहा है और हमारा मुंह
कॉकपिट के साथ, क्योंकि हमारा हेलमेट वगैरह उड़ गया उसके साथ। जी जी। हमारा इतनी ब्लास्ट, तेज हवा का, हमारा आँख बंद कर दिया, खोल नहीं पाया। तो हम ब्लाइंडिंग सोच के हम सीट लोअर किया। अब एजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है जी। एट 40,000 कहाँ ऑक्सीजन है, और वहीं हम सो जाएंगे। सो वो भी नहीं कर पाया। तो हमने नीचे सीट लगाया, हमने अपना सीट स्ट्रैप ढीला किया और हमने अपना फेस है ना बोर्ड डैशबोर्ड के सामने होता है ना जी जी, वहाँ लगा दिया। उसके बाद हम ऐसे थोड़ा थोड़ा देख रहा था। तो हम नीचे आना है सबसे पहले, तो हमने थ्रॉटल कर दिया, हमने डे ब्रेक्स निकाल दिए, जो भी निकालना था। मगर तब भी हम धीरे धीरे आ सकते थे क्योंकि स्पीड वहाँ मैक्स स्पीड होता साउंड। तो उस 5-10 मिनट्स में हम ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन मुंह पर लगाया, मास्क प्रेशर और जोर से लगाना है, तो इसलिए प्रेशर ब्रीदिंग। तो हम एक तरफ से प्रेशर ब्रीदिंग कर रहा है, दूसरा तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि देखे क्या हो रहा, कहाँ जा रहे हैं जी। काफी कष्ट काफी मुसीबत था हमारा। माय गॉड, जैसे आप बोल रहे हो ना, मैं एकदम सीट के एज पे आ गई हूँ। और जैसे है कि कॉकपिट में जगह नहीं है कि जाके छिपो, यहाँ हम बंधा हुआ स्पीड में, और इतना स्पीड कम है कि हमारा लेग्स भी बंधा जाते हैं जी, क्योंकि जब इलेक्शन होता है ये इधर नहीं, बहुत कम जगह है वहाँ। तो ऐसे में एयर मार्शल, जब जो एयरक्राफ्ट है उसकी कैनोपी हट गई, आपके चेहरे पर इतनी तेजी से विंड्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर भी आप एयरक्राफ्ट को लैंड करने की सोचते हैं या सोचते हैं कि मैं अब इवैक्यूएट ही कर जाऊं? हम तो नीचे आने वहाँ पहले बिकॉज एजेक्शन अगर करना था तो नीचे आना था जी। तो इसी हिसाब से स्ट्रगल करके जब हम देखा था, हमने देखा कि हम जमीन के पास आ गया। बहुत गलती किया हमने देखना था पहले। तो हमने थ्रॉटल खोल दिया। ओके। अब द स्लैम टाइम 10 सेकंड लगता है पुराने जहाज में उन दिनों में। ओके। तो हम इंतजार कर रहे हैं और ये जहाज नीचे जा रहा है और हम जमीन हमारा सामने आ रहा। और 10 सेकंड के बाद इंजन पिकअप किया और बिल्कुल क्लोज शेव होता है ना, बिल्कुल क्लोज शेव है कि एक हट था उसका कच करके लगा दिया। सारी कहानी जो है वो 10 सेकंड की बट ये खत्म नहीं है जी, ये खत्म हो गया क्योंकि अब वापस जाना है। हाँ। तो हमने बहुत मुश्किल से, दिखाई नहीं दे रहे, हम नीचे देख रहे हैं, समुद्र इधर है, तो हम जो इंडिकेशन जमीन से वो देख के नेविगेट आ गया एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में आया, हम एक रन किया, रनवे पर देखे हमारा मुसीबत है जी। तो देखा विदाउट कैनोपी, बट क्या कर सकते हैं, हम आरटी से भी नहीं बात कर सकते हैं बिकॉज इतना हवा जोर से चल रहा है। राइट। तो हमने सोचा है कि हम साइड से लैंड करेगा। अच्छा। तो हमने कर्व्ड अप्रोच किया, तो थोड़ा टेढ़ा किया, थोड़ा टीरा। और बाद में जब सीधा हो गया, रनवे चला गया, अभी दोनों तरफ देख रहे हैं, इसका लाइट कहाँ है, उतना लाइट का है जी। तो उसी जजमेंट लेके हम जहाज को रनवे पर ले आया और टच डाउन किया। और जैसे हम रोक दिया, हमने सोचा अभी खतरा है, क्योंकि जब कैनोपी जाता तो सीट फायर होता जी जी। तो आप सीट नहीं फायर, कैनोपी गया। तो हम नहीं श्योर नहीं था कि कैनोपी का सिचुएशन क्या कहते हैं, इज इट सेफ और नॉट जी जी। तो हम आदमी जल्दी आया और उसने पिन डाल दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब बच गया, हमारा पूरा फेस खराब हो गया, ईयर ड्रम्स बर्स्ट हो गया और खून ब्लड वेसल्स पूरा फेस काला हो गया। हमारे पता अभी बीबी के सामने जाना हम क्या बोलेगा जी। लेकिन आपके इस शौर्य के लिए आपको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। तो वीर चक्र 1965 युद्ध के लिए और 1978 में इस तरह से एक इमरजेंसी लैंडिंग ठीक से करने के लिए कीर्ति चक्र से आपको सम्मानित किया गया। यहाँ पर बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं और ये मैसेज जो है वो जौनपुर से प्रतिमा मौर्य का है और वो लिख रही हैं, अनूप आई लव माई इंडियन सोल्जर। निधि मॉल देहरादून से लिख रही हैं, आई सैल्यूट ITBP, माई लेट फादर वॉज इन द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। रक्षांत गुप्ता भागलपुर बिहार से लिख रहे हैं, एयर मार्शल कीलर यू आर द रियल हीरो। और नीरज राजस्थान से हमें मैसेज भेजते हैं, कहते हैं इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव एंड मॉर्टल एंड नॉट इमॉर्टल। एक और मैसेज आया है जैन खान का, कहते हैं हेलो सर एंड मैम, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ द एयरफोर्स एंड ये है NS कुंटा और स्पेशली आंध्र प्रदेश से सर आपको सलाम भेजते हैं जी। नागालैंड से ये मैसेज आया है शरण बिस्ता का। इनका सवाल ये है एयर मार्शल कीलर, वो कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, इज साइंस एंड मैथमेटिक्स कंपल्सरी टू जॉइन द एयरफोर्स? इट इज। Yes. Okay, so we have to, especially now. Yes, especially now. So when you are maneuvering all these fighter aircrafts, you need to be good in science and maths to understand.
To understand the mechanics of everything. Okay. It's important. So from the career perspective, there's a lot of scope. I'll tell you a story why. Yes. Because my father, he used to had a car, and the petrol pump gentleman reported to me that, sir, please advise your father. He's putting more oil than petrol in the car. so my father was an art scholar. जी. So this is the problem. That's very nice. तो 1965 का जो योद्धा आपने बताया जिसमें आपको वीर चक्र मिला, ये वही बैटल ऑफ चाविंदा है जिसमें कर्नल ए बी तारापुर साहब को परमवीर चक्र मिला था. And the same place. Same place. Same place. The same armored fight which took place. उसी में हम जो गए थे. बिल्कुल, हम याद करते हैं कर्नल तारापुर को भी, क्योंकि परमवीर चक्र जो है हाईएस्ट मिलिट्री, वेरी ब्रेव ऑफिसर. एंड वन मोर ब्रेव ऑफिसर दैट कम्स टू माय माइंड इज कर्नल धन सिंह थापा. आपके शौर्य और अदम्य साहस के लिए आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. आइए उनकी वीर गाथा जाने. वीर गति को प्राप्त हुए. बहुत दर्दनाक, लेकिन अंदाजा लगाइए कि किस उत्साह से उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया. किस लिए कि वो आज आपका वर्तमान बना सके. किस खुशी से उन्होंने मृत्यु को आलिंगन किया तो आज आपका भविष्य बना. हमने किस प्रकार से उन मृतकों की जेब से एमोशन निकाल कर इस्तेमाल किया. आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या फीलिंग होती है. तो ये है आपका भूत, ये है आपकी नींव, जिस नींव पे आप खड़े हैं. इस नींव पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना आपका काम है. जिन्होंने देश की शान रखी है, आपका मान बढ़ाना है. ये जोशीली आवाज है 8 गोरखा राइफल्स के बहादुर फौजी धन सिंह थापा की, जिन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध में अदम्य साहस और वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. आज इसी भारतीय सपूत की कहानी. काम भी करते थे, पढ़ते भी थे, और फिर उन्होंने सबको देखा, बहन को देखा, उसकी शादी की, भाइयों को देखा, थोड़ी सी जमीन ली, भाइयों को भी दी. इस तरह से करके बहुत वो था उनमें भाइयों के प्रति. पत्नी शुक्ला थापा को सब याद है. जिंदगी से दो हाथ करने की ये आदत धन सिंह थापा में ताउम्र रही. सपना था आर्मी में जाने का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का. 1949 में धन सिंह थापा सेना में कमीशन अफसर बन गए. आजादी के करीब 1.5 दशक बीत चुके थे. धन सिंह थापा अब कैप्टन बन चुके थे. ये दौर था जब भारत और चीन के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंदियों पर था, लेकिन ये सिर्फ नारा भर था. सीमा पर चीनी सैनिकों की हलचल बढ़ने लगी. धन सिंह थापा को भी भारत चीन सीमा की पोस्टिंग पर जाना पड़ा. फील्ड से आए, वो देहरादून पोस्टेड थे. वहाँ पे जब उनको ऑर्डर आया कि आपको चुशुल जाना ज्वाइन करना है, उस वक्त तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं बहुत घबराई. मैंने कहा इस बार अकेला मत छोड़ के जाओ आप ना. तो फिर वो बड़े मुस्कुराने लगे, कहने लगे ऐसे थोड़ी होता है, काम तो काम है. अभी भी याद है कि हल्के से मुस्कुराहट से कहने लगे कि आप सैनिक की बीवी हो के तुम ऐसे कहती हो, ये शोभा नहीं देता मुझे कहने. लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि समय में आ जाऊं. और हंसते हुए वो बोले कि इस बार तो मैं मेडल जरूर लाऊंगा जीत के. देश के हर सैनिक की जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब उसे परिवार और देश के बीच एक को चुनना होता है, और हर बार वो देश को ही चुनता है. धन सिंह थापा पोस्टिंग पर चले गए. रेडियो में सुना मैंने कि वहाँ पे चुशुल एरिया में बड़ी लड़ाई छिड़ गई है और चाइना ने एकदम अटैक कर दिया कि बिना होकर. पहले तो ये लोग भाई भाई कहते थे, फिर एकदम अटैक कर दिया. मैंने फिर रेडियो में सुना कि जब धन सिंह थापा बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं. मैंने सोचा कि देखो ये भी किसी माँ का बच्चा है, कैसे लड़ रहा है. और मुझे क्या पता था कि ये अपने ही थापा है, मेजर हो गए. पहले कैप्टन थे तो मुझे नहीं पता था मैं इतनी बहादुरी से लड़ रहा. धन सिंह थापा सुरक्षा की दृष्टि से अहम चीन की सीमा से सटे लद्दाख की सीरी जाप घाटी में पैंगोंग लेक के पास कंपनी की कमान संभाल रहे थे. अगल बगल चीनी सैनिकों की चौकियां थीं, अनगिनत चौकियां. खतरा बढ़ रहा था. 20 अक्टूबर 1962 सुबह के 4:30 बजे थे. चीनी सैनिकों ने 2 तरफ से हमला बोल दिया. करीब 2.5 घंटे तक चीनी सेना की फायरिंग चलती रही. इसकी आड़ में चीनी सेना चौकी के काफी करीब पहुंच गई. दुश्मन सिर्फ 150 गज की दूरी पर पहुंच गया. अब मोर्टार और भारी फायरिंग बंद कर हथियार थामे चीनी फौजी भारतीय चौकी की तरफ दौड़ पड़े. कैप्टन थापा को इसी वक्त का इंतजार था. वे अपने सिपाहियों के साथ दुश्मन पर टूट पड़े. सामने हजारों दुश्मन और इधर कैप्टन धन सिंह थापा के साथ 33-34 गोरखा सैनिक. हार सुनिश्चित थी, लेकिन गोरखा सैनिकों ने लड़कर मरना सीखा है, हारना नहीं. चीनियों को पीछे हटना पड़ा. कैप्टन थापा के कई साथी शहीद हो गए. वायरलेस सेट बेकार हो गया.
अब चौकी का बटालियन से कोई संपर्क नहीं रह गया, पर जल्द ही दुश्मन ने दोबारा हमला बोल दिया। मुट्ठी भर सैनिकों के साथ कैप्टन थापा ने फिर से करारा जवाब दिया। चीनी सेना को एक बार फिर भारी नुकसान पहुंचा। चीनी पीछे भाग खड़े हुए। दूसरे हमले के बाद कैप्टन थापा के सिर्फ 7 जवान बचे, पर जज्बा वही था। अब समय आ गया कांचा, या तो तुम्हारे सीने पे मेडल ही मेडल होंगे, वरना हम सब भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। साथी भाई हरू, कहने को तो हम सिर्फ 20 हैं, लेकिन हम 20 400 चीनियों के बराबर हैं। तैयार हो जाओ। तीसरा हमला हुआ। गोरखा सैनिक जांबाजों की तरह लड़े, देश के लिए लड़े, तिरंगे की शान के लिए लड़े। ऐसे लड़े कि उस सर्द बर्फीली सुबह भी दुश्मन को पसीना आ गया। उनके सैकड़ों सैनिकों को मारने के बाद ही 8 गोरखा राइफल की बंदूकें शांत हुई। क्रियाक्रम वगैरह सब करवा दिया, सब कुछ हो गया, वीडियो बना दिया। तो वो सारे रस्म कर दिए थे जो बुरे से होते हैं। इनके मामा शिमले में रहते थे, यहाँ चिट्ठी उनको आई थी कि वो ठीक है, जिंदा है। तो वहाँ से फिर हमको पता चला था। मुझे विश्वास भी था। इन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, देश के लिए मेडल लाऊंगा। मैं फिर कुछ वक्त तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे ये था विश्वास कि आएंगे जरूर। जब इन्होंने आए, मुझे पलटन वगैरह सब मुझे बताने आए कि मिसेस थापा ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया करके, वो जिंदा है, वो आएंगे। मेरे को बस मेरे मन से निकला था ये। कैप्टन थापा शहीद नहीं हुए थे। उन्हें और उनके 3 जवानों को बंदी बना लिया गया था। पत्नी शुक्ला थापा जानती थी उनके पति धन सिंह थापा अपने वचन के पक्के हैं। उन्होंने कहा था जरूर लौटूंगा। मामा जी को पत्र मिला। धन सिंह थापा दुश्मन की कैद में थे और मई 1963 में वापस लौटे अपने वतन, अपनी टुकड़ी, अपने परिवार के पास। पहले तो मैं हक बक रह गई, मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। मैं छत से बैठ गई एक ही जगह में जहाँ बैठी थी। पूरी अचंभित हो रही थी कि क्या हो गया ये। तो लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगा कि ये आ गए करके। इन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, देश के लिए मेडल लाऊंगा। देश सेवा करते हुए धन सिंह थापा लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचकर सेना से रिटायर हुए। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी से उनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। उनकी बेटी पूर्णिमा थापा अपने पिता के इस जज्बे को याद करते हुए कहती हैं, आर्मी से इतना प्यार था कि रिटायरमेंट के बाद भी वो सब जगह पहुंच जाते थे। जहाँ भी उनको इनविटेशन मिलती थी ना, वो जरूर पहुंचते थे। और लास्ट भी उन्होंने रिपब्लिक डे परेड, जब वो 74 इयर्स के थे और किडनी फेलियर उनका पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मैं चाहे कितना भी पीड़ित हूँ या मैं कुछ भी हो, मैं ये जरूर रिपब्लिक डे परेड जरूर जाऊंगा। 77 साल की उम्र में 2005 में लेफ्टिनेंट जनरल धन सिंह थापा का निधन हो गया। पत्नी शुक्ला थापा से जब हमने देश के लिए कोई संदेश देने का आग्रह किया, तो उन्होंने वही गीत गुनगुनाया जो उनके पति धन सिंह थापा को बहुत प्रिय था। 80 साल की शुक्ला थापा का गीत श्रद्धांजलि भी है और देश के नाम संदेश भी। मेरे वतन के लोगों, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो
जी हाँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं संदेश टू सोल्जर्स में तो आपको बता दें कि आप हमें खत लिख सकते हैं। हमारा पता नोट करें, संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें दोस्तों तो हमारी ईमेल आईडी है sandesh2soldiers@air.org.in। कर्नाटका से हमारे ये मित्र इस्माइल लिख रहे हैं कि हम इन जाबाज सोल्जर्स को सलाम करते हैं। अनदर मैसेज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हैज कम, आई सैल्यूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू ऑल माय इंडियन सोल्जर्स एंड द सैक्रिफाइसेस दे मेक। तो सिविलियन और जो आर्म फोर्सेस का कनेक्ट है एयर मार्शल, वो स्ट्रॉन्ग है, इसे और सशक्त कैसे करें? बाय प्रोग्राम्स लाइक दिस, प्रोग्राम्स लाइक दिस। जी जी। लेकिन आपका रिश्ता 7th कुमाऊं रेजिमेंट से बहुत खास है, थोड़ा बताइए 71 के वॉर में क्या हुआ था कि आज 7th कुमाऊं रेजिमेंट आपके दिल के बहुत करीब है? हमी का भी कनेक्शन बड़ा क्लोज है हमारे साथ जी। ऐसे हुआ 1971 लड़ाई में, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। तो इसमें इस लड़ाई में आई एम द फ्यू पीपल हु फॉट बोथ वॉर्स। इसमें हमारा किस्मत थोड़ा बुरा था क्योंकि एक सॉटी में हम सब गए थे छम सेक्टर में और वहाँ से बहुत लड़ाई, जोर से लड़ाई चल रहा था और हमारा जहाज में गोली लग गया। ओके। इट कॉट फायर, आग लग गया, धुआं निकला। हमने एकदम उल्टा दिया क्योंकि आई वाज गोइंग अवे फ्रॉम इन पाकिस्तान टेरिटरी। हम अपना देश में पहले चले जी। तो हम घुमाया बड़ा मुश्किल से और इंजन का आवाज आ रहा, धुआं आ रहा था, कंट्रोल भी मुश्किल हो रहा। हमने सोचा कि अगर हम जितना चलेगा क्योंकि पाकिस्तान में गिरेगा तो हमको मार देगा। तो ऐसे हुआ कि हमारी किस्मत अच्छा था क्योंकि जब अनमैनेजेबल हो गया जी। तो हमने एजेक्शन कर दिया। ओके। बट अच्छा एजेक्शन नहीं गया क्योंकि उलटने वाला था, क्यों हमारा पहिया, हमारा पैर जी पैराशूट का नॉटेड हो गया और हम उल्टा हो गया। ओके। तो ये हमारा तकलीफ था। हमें पता नहीं था कहाँ नीचे होने वाला। अंत में पता लगा कि इन बिटवीन द फोर्सेस नो मैन लैंड में लैंड किया। ओह माय गॉड। अच्छा, जब हम लैंड किया हम कमर पर लैंड किया और कमर टूट गया। ओह। तो काफ़ी पेनफुल था और हम हट नहीं पा, कुछ मूव नहीं पा, वहीं पड़ा हुआ था वहाँ छम के मनावर तभी कभी बैंक से बनावर तभी। अब आधा घंटे के बाद 1 बजे है, इट वॉज 1 o'clock ऑन 8 दिसंबर जी। तो हमारा जो कोट वगैरह और रेंच आउट हो गया, तो हम पैराशूट भी लगा हुआ था मगर निकाल नहीं पाया जी। थोड़ी देर के बाद हम सुना आवाज, दोनों तरफ से आवाज आ रहा था। तो पेट्रोल पाकिस्तान भेजा, पेट्रोल हमारे लोग भेजे और इसमें थोड़ा लड़ाई वड़ाई हो के 1 घंटे के बाद एक आदमी ने देखा हमको, उनसे किसा हम देख लिया हमको, इधर आ जाओ। तब भी वो नहीं आए क्योंकि वहाँ दे हैव टू क्लियर द एरिया जी जी। और फिर हमने देखा 2-3 आदमी लोग आए हमारी ओर में, हमको देखा, बड़ा जोर से डांटा, कौन है तुम? तब हमारा नाम देखा था, वो 7th कुमाऊं का पेट्रोल था। 7th कुमाऊं और मेजर बपन्ना बेंगलोर का है, ही एंड हिज टीम जी। 7th कुमाऊं का बटालियन का टीम था। तो बस हमने कहा हमारा कमर टूटा है, ऐसे नहीं चलेगा, साहब एक जन ले जाएगा, ऐसे नहीं, स्ट्रेचर लाओ, क्योंकि व्हेन यू ब्रेक योर बैक यू कांट गो, यू शुडंट मूव। यस। तो थोड़ी देर के बाद वो खटिया लेके आया जी, क्योंकि वो बिल्कुल कहाँ से लाएगा स्ट्रेचर। तो हम कैसे चढ़ेगा, तो वो उल्टा दिया स्ट्रेचर खटिया को। अच्छा। तो पैर ऊपर, उसी में हम धीरे धीरे से उस पर चले गए। तो उसने उठा के हमको शुरू कर दिया 1 घंटा, और दुश्मन के हॉस्टाइल टेरिटरी था तो बड़ा मुश्किल, केयरफुली दे वेंट। 1 घंटे के बाद वो रोक के हमको छिपा दिया। हमने पूछा क्या हो गया, वहाँ एक रात में कोई लड़ाई हुआ था और हमारे दुश्मन सोल्जर्स बेचारे वहाँ पड़ा हुआ था, आर्टिलरी रेजिमेंटल क्वार्टर था। जी जी। तो उनको संभाल के देख के फिर चले। फिर एक जीप मिला, गुरका लड़ाई करके वो जीप छीन लिया और गन निकाल के और हमारे खटिया डाल दिया। ओके। तो फिर हम चले सारे बटालियंस के हेडक्वार्टर था, सब हमसे आके मिल के गए थे। तो अंत में हम 5 बजे ड्रेसिंग स्टेशन पहुंचा। जी, ये कहानी तो आपको ऐसे याद है जैसे कल की कहानी हो, लेकिन इस पूरी सफर में मैं जरूर बात करना चाहूंगा उस रिश्ते की जिसके 60 वर्ष पूरे हो गए। 1957 में यू मैरिड मेरी मैम। जब खबर आती है कि इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं एयर मार्शल डेंजिल, जब खबर आती है कि ये मिसिंग इन एक्शन है, जब खबर आती है कि इस तरह के लड़ाकू विमान में है, तो उनके साथ कैसा रिश्ता रहा? ऐसे हुआ कि जहां हम गिर गया कोई देखा नहीं, तो एयर हेडक्वार्टर में हमको मिसिंग इन एक्शन कर दिया। हम नहीं आए, सब लोग हमारे दोस्त लोग देखे, सब लोग इधर उधर। 5 बजे तक, 5 बजे के बाद उसने कहा कि अब कुछ मैसेज नहीं आया तो अभी उसका परिवार को बताना है। तो हमारा एक मित्र था, वो ही वॉज डिटेल्ड
और वो गाड़ी लेके हमारे घर पहुंचे, मोती बाग में हमारा घर थे जी, मोती बाग में, और उसने वहाँ गया और हमारा वाइफ को, माय वाइफ वाज देयर विद हर 2 sons बिकॉज़ दे हैड कम फ्रॉम नैनीताल ऑन 6 जी, और बहुत मुश्किल से बोला। अब ये बड़ा तकलीफ का चीज़ है कि दैट व्हेन यू ऐसे बात करते हैं तो आप सोच लो कि चला गया, नहीं आएगा नहीं, क्योंकि शाम तक नहीं मिला। तो थोड़ा उसने वो चला गया। सुना है कि वो हमारा नेबर था एक ईसाई लोग, तो उसके साथ प्रेयर कर रहे थे। 7 बजे बोर्ड पर आ गया, कीला फाउंड इन हॉस्पिटल वुंडेड बट आउट, तो जम्मू हॉस्पिटल। सो देन माय नेक्स्ट फ्रेंड, हमारा एक और मित्र केम और काफी खुश है, बट पहले 1 घंटे के लिए कितना एंग्विश, कितना पेन है। ये एयरफोर्स वाइफ्स के ऐसे ही करना पड़ता, और दैट इज व्हाई दे आर वेरी स्ट्रांग। एब्सोल्युटली, एंड देयरफॉर very फॉर strong in character. Therefore for all the Air Force wives, let us play a song. Let's play a song. Absolutely. प्यारी सी बातें कई, ओ कुछ पल मेरे नाम करे वो, मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई। ओ पहली तकनी में बन गई जान पे, नैना वैना उसके मेरे दिल पे छपे। अब जाऊं कहाँ पे, दिल रुका Wow, what a song! और अगर मिसेस कीलर इस वक्त हमें सुन रही हैं, I would like her to know that this was to your companionship over all these years. और यहाँ पर एयर मार्शल कीलर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे मैसेजेस से जाहिर हो रहा है कि वो हमारे फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, particularly the Air Force. आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? Grab the opportunity. You will never regret it. And your life and experience will be recorded forever. Wonderful. You founded the Special Olympics Bharat in India. So tell us how that love for special students translated into this event. Because they are normal, almost normal children, and we are wanting to transform their lives and include them in the society. So this is all, that's what my program is about. I think that our conversation cannot be complete till we also have expression of your love for All India Radio. I love you all today. No, but I never knew you all were so good. But this association dates back to your Air Force days. Yeah, but today I have seen something. It's very awakening, and this is what the services needs, and it goes right down to the lowest grassroots level. They're all grassroots people. God bless you all for what you all are doing. No, thank you very much. You know, it's been a pleasure. It's been an honor to have you with us, Air Marshal Denzel Keeler. I think it's moments of a lifetime that we will remember. And I think a clear indicator that the listeners have really enjoyed the number of messages that we are getting. Keep continuing to send us your messages on Sandesh to Soldiers. जी हाँ दोस्तों, और इसी नोट पर अब अमित और अनूप आपसे लेते हैं इजाजत। मुलाकात होगी एक बार फिर आकाशवाणी पर, तब तक के लिए जय हिंद।
अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। परिकल्पना मनोहर सिंह रावत और प्रस्तुतकर्ता थे विनोद कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।